हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेट इज आरबीआई। देखिए, इसका पहला फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। थर्ड क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स। और फोर्थ क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके कुछ पार्ट्स हैं: रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, और फिर क्या है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है बेटा, आपको ये बहुत अच्छे से करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। और बेटा, आप लोगों से मुझे ये बात कहनी है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी बहुत सपोर्ट मिले और अच्छी, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन बताइए, फिर वेरियस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक बताइए। सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। बेटा, पहले भी बताया मैंने आप लोगों को। सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑल दी बैंक। ठीक है बेटा, क्या चीज है? सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कंट्रोल क्या करता है? सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कब मनी बढ़ानी है, सप्लाई करनी है, कब कम करनी है, कितना क्रेडिट देना है, सब कौन डिसाइड करेगा? आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है? सोल अथॉरिटी राइट है। किस चीज का? आपका नोट इशू करने का। तो सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा फाइनेंशियल कौन है? रिलेटेड टू मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था? ऑन April 1st 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934। बेटा, इसका एक एक्ट पास हुआ था, वो 1934 में हुआ था, लेकिन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ऑन April 1st 1935। इसको बोला जाता है आरबीआई 1935 के नाम से भी। ठीक है बेटा, तो कोई भी पूछे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? April 1st 1935, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। आरबीआई के फंक्शन बताने हैं हमको। सबसे पहला है मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक डेट इज आरबीआई को मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का। कहने का मतलब ये है, आप बोलेंगे मैम नोट इशू क्या होता है? देखिए, 1 रुपी नोट और कॉइन कौन इशू करेगा? वो करेगा फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा जितने भी नोट हैं वो कौन इशू करेगा? किसके पास राइट है? याद रखना, सेंट्रल बैंक के पास राइट है। और वो भी आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज अ एक्सक्लूसिव राइट, दैट इज मोनोपोली राइट। सिंगल एजेंसी है तो मोनोपोली राइट है। ठीक है बेटा, सेंट्रल बैंक, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक होता है, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बाकी अदर बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक ही बोलते हैं। डायरेक्ट रिलेशन पब्लिक के साथ होता है, सेंट्रल बैंक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। और ये क्या चीज है? आपकी सेंट्रल बैंक को मोनोपोली राइट है किस चीज का? नोट इशूइंग पावर, ओनली एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन के अलावा सारे नोट कौन प्रिंट करेगा? आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोलते हैं। सारी करेंसी को, हमारी इकोनॉमी की, इंडिया की करेंसी दैट इज रुपीज को कौन छापेगा? आपका ये कौन है? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ठीक है, द करेंसी ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन सच एज 500 के नोट हो गए, 200 के एग्जांपल यही है, 500 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, 100, 200 का, 100 का नोट हो गया। ये कौन बेटा इशू करेगा? आपका सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ओनली एक्सेप्ट 1 रुपी करेंसी नोट एंड कॉइन। अगर आपसे पूछा जाए 1 रुपी करेंसी, 1 रुपी नोट और कॉइन, भाई कौन प्रिंट करेगा? अगर आरबीआई नहीं करेगा तो आप क्या बताएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। और आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप क्या बताएंगे? निर्मला सीतारमन, ये भी याद रखना। तो मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग में क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री को एक्सक्लूसिव राइट है, मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। करेंसी ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन सच एज 500, 200 और 100 के नोट कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ओनली एक्सेप्ट 1 रुपी करेंसी नोट एंड कॉइन्स। ठीक है बेटा, अब है आपका द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। बेटे, लीगल टेंडर का मतलब याद रखना, लीगल टेंडर ये है जो आरबीआई नोट प्रिंट कर रही है वो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर आप किसी शॉप पे कोई भी सामान लेने गए, कोई भी कमोडिटी परचेज करने गए, तो कोई भी
उन पैसों को मना नहीं करेगा कि हम उसके बदले आपको कमोडिटी नहीं देंगे, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब सोल अथॉरिटी राइट बाय द गवर्नमेंट है नोट प्रिंट करने का, कोई भी उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको उसकी जगह गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। अब ये लीगल टेंडर ही तो था गवर्नमेंट के थ्रू कि सितंबर के बाद 2000 के नोट प्रिंट नहीं होंगे, ये अब ये लीगल टेंडर है। 2000 के अलावा जितने भी नोट प्रिंट करेंगे वो तो बंद हो गया था खैर, ठीक है, और 1 रुपी नोट और कॉइन के अलावा जितने भी नोट प्रिंट करेगी आरबीआई वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, उसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके बेटा, समझ आ गया लीगल टेंडर भी क्या होता है। नेक्स्ट है आपका बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब बैंकर टू दी गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल बैंक काम करता है एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट कैसे काम करता है, ये मैनेज करता है ऑल दी अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैनेज क्या करता है, याद रखना, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट कैसे है, आरबीआई। आरबीआई मैनेज करता है सारे अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर डिपॉजिट और पेमेंट, कहां का डिपॉजिट हुए हैं, कहां का पेमेंट करनी है ऑफ द गवर्नमेंट, किसके बिहाफ पे करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कौन करेगा, आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये मैनेज करता है, याद रखना, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट कैसे काम करता है, ये मैनेज करता है सारे अकाउंट गवर्नमेंट के, डिपॉजिट करता है उसके पैसे, पेमेंट करता है कहां कहां करनी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा, एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। एजेंट कौन होता है, ब्रोकर, ठीक है बेटा। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट क्या काम करती है आपकी आरबीआई, इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है, ये सेल और परचेज करती है सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट की होती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, ट्रेजरी बिल हो गया आपका, शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, वो सब यहीं आएंगे। इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे काम करती है। फिर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ये फाइनेंशियल रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, ये एडवाइस भी देती है। कैसे, ये क्या करती है, ये बनाती है, इट फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नमेंट। कुछ पॉलिसीज बना देती है बेटा, किस चीज से रिलेटेड, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है, और ये कुछ पॉलिसीज बनाती है। और वो पॉलिसीज क्या है, देखिए वो पॉलिसीज बताऊंगी आपको। जैसे सिचुएशन आई है फाइनेंशियल क्राइसिस की, ठीक है, सिचुएशन अकर हो गई फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हो गया, जहां फाइनेंस की कमी हो, मनी की कमी हो, तो उस केस में, और किसको कमी है, गवर्नमेंट को। ये कौन सी सिचुएशन है, इट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट का खर्चा, इज मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास पैसा तो कम आ रहा है लेकिन उसको खर्चा ज्यादा करना है, ठीक है, उस केस को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जिसके अंदर आरबीआई गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए प्रिंट करती है ज्यादा से ज्यादा नोट, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये करती क्यों है, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफन सीक्स लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, लोन भी ले लेती है सेंट्रल बैंक से, और वो क्या कहलाया जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब लोन तो कब प्रोवाइड करेगी, लोन तब प्रोवाइड करेगी जब वो ज्यादा से ज्यादा नोट और ज्यादा प्रिंट करेगी, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब कमी, फाइनेंसिंग का मतलब पैसा, पैसे की कमी के कारण क्या चीज कर रही है, आरबीआई नोट को ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास पैसा कमा रहे हैं उसको लोन पे देने के लिए। तो ये क्या चीज है, इन सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है कौन, गवर्नमेंट, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो गवर्नमेंट काम कैसे करती है, गवर्नमेंट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, और एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आई होप अच्छे से समझ आ गया हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका आ गया बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, गाइड करना, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे हम पब्लिक, जनरल पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक का, आरबीआई हो, सॉरी एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे कमर्शियल बैंक आपके हो गए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कमर्शियल बैंक के साथ। अब एक चीज बात याद रखना, ऐसे ही कमर्शियल बैंक का बैंकर्स बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक। आई होप समझ आ गई। जनरल पब्लिक है, हमारा बैंक कौन हो गया, कमर्शियल बैंक। हमने कहा भाई हमें यहाँ पैसे डिपॉजिट करने हैं कमर्शियल बैंक जी, ये ठीक है, कमर्शियल बैंक कहेगा आओ कर दो, हमें पैसे लेना है कमर्शियल बैंक जी, अच्छा आपके पैसे हैं ले लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही कमर्शियल बैंक का बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द बैंकर्स टू ऑल द अदर बैंक। अब सबके पिताजी कौन है, सबके फादर कौन है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्या चीज, ऑफ अ बैंकर टू ऑल द अदर बैंक, ठीक है बेटा। सबका बैंक से भी ऊपर किसका बैंक है,
कौन है? बैंकर्स बैंक कैसे काम करता है? वो कौन है? आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन से वो कमर्शियल बैंक को गाइडलाइन मिलती है, फिर वो आगे और बैंक्स में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। तो सेंट्रल बैंक, अब ध्यान से सुनना बेटा, सेंट्रल बैंक कीप्स पार्ट ऑफ द कैश बैलेंस ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? वो थोड़ा थोड़ा कैश बैलेंस कमर्शियल बैंक का जितना भी डिपॉजिट उसमें होता है कुछ अपने पास रख लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। अब आप पूछेंगे मैम ये सीआरआर क्या है? ये कैश रिजर्व रेशियो है, आपको डिटेल में भी कराती हूँ, ठीक है। विद अ व्यू टू मीटिंग लाइबिलिटीज ऑफ दीज बैंक इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जैसे हमारा बैंक तो कमर्शियल बैंक है, अब कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक का क्या करता है? जो टोटल डिपॉजिट होता है, कभी भी याद रखना हमारी इकोनॉमी के अंदर लोगों ने, जैसे आज मैंने ये 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिए या 10 लाख कर दिए, तो बैंक आगे वो 10 लाख का लोगों को लोन नहीं दे देगी, क्योंकि वो हमारे पैसा ही तो लोन पे देती है। उसका कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व अपने पास रखती है। क्यों? आज मैंने 10 लाख डाले, हो सकता है कल जाके मैं बोलूं कमर्शियल बैंक भाई मेरे 10 लाख रुपए वापस दे दो, मुझे जरूरत है। समझ गए? तो उस केस में क्या चीज होगा? अगर वो रिजर्व की फॉर्म में जितने भी डिपॉजिट हुआ नहीं पैसे रखेगा तो क्या होगा? फाइनेंशियल क्राइसिस। समझ गए? फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी। तो इसलिए सेंट्रल बैंक अपने पास वो पैसा रखता है जब कमर्शियल बैंक को इसकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, सब जगह से पैसा खत्म हो गया और कोई डिपॉजिटर आ गया लेने, तो सेंट्रल बैंक उसको वो पैसा दे देगा। उसको, उस टर्म को हम बोलते हैं सीआरआर। अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। वो क्या होता है? आपका रेपो रेट या बैंक रेट। एंड द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। अब मैं डिटेल में समझाती हूँ बेटा आपको। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए, लीगल रिजर्व रेशियो, आगे मैंने इसकी डिटेल पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन अभी बता दे रही हूँ ये क्या है। ये 2 पार्ट से मिलके बना है। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है बेटा, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है बेटा। अब एक चीज देखिए, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख रुपीस डिपॉजिट हुए, ठीक है, टोटल डिपॉजिट, उसका 10%, ठीक है बेटा, कितना हुआ? 1 लाख का 10,000। आई होप ये तो आपको पता होगा, ठीक है बेटा, ये बात तो पता है। तो क्या चीज हुई, आप ये बात देखिए, 1 लाख का 10% जो कि 10,000 है, वो 10,000 रुपए जो कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हुई, चाहे वो सीआरआर में हो चाहे वो एसएलआर में हो, ठीक है बेटा। तो उसका 10% अगर सेंट्रल बैंक के पास कौन रख देती है? कमर्शियल बैंक। कितना? 10%, दैट इज 10,000, ठीक है। किसकी फॉर्म में? रिजर्व की फॉर्म में। रिजर्व की फॉर्म में तो वो क्या चीज होगा? आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, याद रहेगा, ठीक है। अब एसएलआर में क्या चीज होगी? एसएलआर में कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हुआ है भाई 1 लाख रुपीस का, ठीक है, उसका 10% कितना हुआ जी? 10,000। उसने क्या करा? कमर्शियल बैंक ने अपने पास रख लिया, कितना? 10,000 रिजर्व की फॉर्म में। तो वो क्या हुआ? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, याद रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इन दोनों को मिला के लीगल रिजर्व रेशियो। अब देखो दोनों के पास 10-10 हजार रुपए तो इन्हें रख लिए। अब जो ये 90,000 है, 10,000 तो रिजर्व में रख लिए कि कल को कोई मांगने आ गया तो ये उसको दे देंगे, ठीक है। कल अगर कोई पैसे मांगने आ गया वापस की भाई हमने डाले थे हमें दे दीजिए, या हमें इतने की जरूरत है, क्योंकि टोटल डिपॉजिट तो ये देख लो पता नहीं कितने लोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसके कुछ रिजर्व अपने पास रखेगा, तो कोई पूरे पैसे भी मांगने आएगा तो वो दे देगा। अब 90,000 ये फर्दर किस पे चढ़ा देगा? लोन पे। किस पे चला देगा? ये लोन पे, ठीक है बेटा, ये लोन दे देगा।
और बाकी इन द फॉर्म ऑफ, अगर सेंट्रल बैंक अपने पास पैसा रख रहा हो, याद रखना सी फॉर सेंट्रल बैंक और सी फॉर कैश रिजर्व रेशो, सेंट्रल बैंक और कैश रिजर्व रेशो, उसको सेंट्रल बैंक अपने पास पैसा रख रहा हो कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की, कैश रिजर्व रेशो। अगर कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा रख रहा हो, अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा रख रहा हो पूरे टोटल डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज, कैश रिजर्व रेशो। अगर कमर्शियल बैंक अपने पास पूरे टोटल डिपॉजिट के कुछ रख रहा हो तो वो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आई होप आपको समझ आ गए हो। अभी इसमें और बताने वाला है बेटे, देखिए क्या है। अभी इसके अंदर है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका बैंक रेट और रेपो रेट। ठीक है, अब बैंक रेट क्या चीज है? इट इज दैट इंटरेस्ट रेट, it is that interest rate on which central bank lends money to the commercial bank। ठीक है बेटा, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जिसपे सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक पैसे देता है उधार कमर्शियल बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। अब हमेशा एक बात याद रखना, बैंक रेट हमेशा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए, और आपका ये जो रेपो रेट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब आप बोलोगे मैम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मतलब, लॉन्ग टर्म ऑफ लोन के लिए और शॉर्ट टर्म लोन के लिए। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म लोन के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये इंस्टेंटली अगर इन्हें लोन की जरूरत पड़ती है तो इनको सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है। किसको? कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट जिसपे सेंट्रल बैंक लेंड्स करता है मनी टू दी कमर्शियल बैंक, वो बैंक रेट भी बोलते हैं, और बैंक रेट का अनदर नेम डिस्काउंट रेट भी होता है। ठीक है, और हम उसको रेपो रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट की डेफिनेशन भी है, दोनों में डिफरेंस यही है। अगर कोई भी पूछे आपसे अपने स्कूल में भी बताना, भाई बैंक रेट होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के लिए कौन होता है? रेपो रेट। ठीक है, अब आता है, इतनी बात समझ आ गई, अब है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ठीक है, जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा फंड आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो क्या करती है, अपना सरप्लस फंड किसको दे देती है? सेंट्रल बैंक को। और भाई सेंट्रल बैंक क्या बोलती है? हाँ भाई, सेंट्रल बैंक ये बोलती है, हाँ भाई आप ना मुझे इस कमर्शियल बैंक को, हाँ तुम मेरे पास अपना फंड रखवाओ, जो एक्स्ट्रा आएगा पैसे रखवाओ, मैं तुम्हें उसका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा दे देंगे। तो क्या होता है, इसके अंदर क्या जनरेट होती है? इंटरेस्ट इनकम। किसको? कमर्शियल बैंक को। इसमें कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलता है रिवर्स रेपो रेट में, और बैंक रेट और रेपो रेट में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो लोन ले रही होती है किससे? सेंट्रल बैंक से। और इसके अंदर क्या करता है कमर्शियल बैंक? अपना सरप्लस फंड पार्क करता है किसके पास बेटा? सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक इसको क्या प्रोवाइड करती है? याद रखना, इंटरेस्ट रेट। क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है? इंटरेस्ट रेट। याद रखना, किसको? कमर्शियल बैंक को। अब रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक को देती है। कमर्शियल बैंक जब इंटरेस्ट रेट लेगा तो उसको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा इससे। और इस केस के अंदर बैंक रेट और रेपो रेट में दोनों का डिफरेंस याद रखना, इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पे करती है। इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पैसा जा रहा है। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहां बता देती हूं आपको। देखो, दिस सेंट्रल बैंक ऑल्सो ऑफर्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक एट टाइम्स ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब कब प्रोवाइड करता है लोन? फाइनेंशियल क्राइसिस विद द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक। वो क्या कहलाया जाता है? रेपो रेट और बैंक रेट। इसकी डिटेल और आगे भी पढ़ेंगे। एंड द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। उस रेट पे जिसपे सेंट्रल बैंक डिपॉजिट करता है क्या चीज? कमर्शियल बैंक से पैसे, वो क्या चीज होता है? आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स का मतलब उल्टा, पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, और
रेपो रेट और बैंक रेट में पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो इंश्योर्स दैट ऑल द कमर्शियल बैंक, देखिए बेटा सेंट्रल बैंक ये भी चेक करता रहता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं उसके अंडर ये चेक करता रहता है क्या वो गाइडलाइंस या डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं जो उसने दी हुई है या नहीं। अगर वो उसकी डायरेक्शन या गाइडलाइन नहीं फॉलो करेंगे तो इन पे पेनल्टी लगती है बहुत ज्यादा कमर्शियल बैंक में, याद रखना, ठीक है। पेनल्टी एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो ये चीज टाइम टू टाइम चेक करी जाती है क्या कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंगली गाइडलाइन से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा अब एक बात सुनना, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अब कमर्शियल बैंक सबसे पैसे लेके मांग मांग के थक गया, उसके पास अब क्या जरिया है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एक ही रास्ता है लास्ट, जो कौन है, आपका आरबीआई, ठीक है बेटा। तो देखिए सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू द कमर्शियल बैंक व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट ऑब्लिगेशन ऑफ देयर डिपॉजिटर। देखिए बेटा जब कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं क्या चीज हो जाता है, जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है, क्या चीज, डिपॉजिटर के पैसे देने में, तो उसको रेस्क्यू कौन करता है, सेंट्रल बैंक कम टू देयर रेस्क्यू। कैसे करता है, अब ध्यान से सुनना। सेंट्रल बैंक एडवांसेस नेसेसरी क्रेडिट अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज। भाई वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक कहेगा कमर्शियल बैंक से भाई अपनी कोई सिक्योरिटीज रखवा दो, उसके बदले में आपको लोन से दे दूंगा और कुछ टर्म्स और कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये किससे बचाता है, दिस सेव्स बैंक फ्रॉम अ पॉसिबल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से बचाता है, नहीं तो कमर्शियल बैंक बंद हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये किस चीज से बचाता है, पॉसिबल ब्रेकडाउन से। इट सिंपली मीन्स दैट इफ द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बेटा क्या होती है, हेल्प, इसका मतलब यही है सिंपली, अगर कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है फाइनेंशियल हेल्प लेने से कहीं से भी, इट अप्रोचेस सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ये किसको अप्रोच करता है, ये करता है आरबीआई को अप्रोच करता है एज द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, देखिए आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक और आरबीआई अपनी कस्टडी में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व रखता है, वैसे हर नेशन रखता है बेटा, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा अगर कहेंगे फॉरेन रिजर्व कोई रखता है तो वो कौन रखता है, आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर सपोज करो आप यूएसए से कोई सामान मंगाने लगे तो आपको पेमेंट उन्हीं की करेंसी में करनी पड़ेगी, तो इसलिए फॉरेन रिजर्व हर कंट्री के पास होना बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन, अपनी कस्टडी में रखता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग। देखिए बेटा मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग को ध्यान से सुनना, एक्सचेंज रेट को बैलेंस करके रखना, ठीक है। सेंट्रल बैंक कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो, तो इसीलिए वो क्या करती है, अगर 70 रुपए से एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 का हो गया, ठीक है, 70 का है और वो 100 का होने लग गया, तो क्या चीज करेगी, सेंट्रल बैंक ये चाहेगी, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इंटरवेंस करती है एक्सचेंज रेट को सही करने में, ताकि एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े और विद इन दी प्रिस्क्राइब लिमिट लोगों की रहे। एक्सचेंज रेट अगर सही होगा तो याद रखना ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, सॉरी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट कौन सही करके रखता है, आपका सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन दी एक्सचेंज रेट, ताकि स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में बनी रहे। एक्सचेंज रेट कभी भी बहुत ज्यादा अपनाओ, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो। अगर ज्यादा से ज्यादा देखिए एक्सपोर्ट होगा हमारी कंट्री से, तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मैनेज फ्लोटिंग इसलिए सेंट्रल बैंक करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये होता है एक बैंक से दूसरी बैंक का बैलेंस क्लियर आउट करवा देना। कैसे, सपोज करो एक बैंक है ए, ठीक है, एक बैंक है बी, आपको एग्जांपल पढ़ के ही बताऊंगी फिर ये समझाऊंगी एग्जांपल, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज बैंक ए रिसीव अ चेक ऑफ ₹10,000 ड्रॉन ऑन बैंक बी, ठीक है। बैंक ए ने रिसीव करा चेक, कौन किसने, बैंक बी से बैंक ए ने चेक रिसीव करा कितने का, 10,000 रुपए का, ठीक है बेटा। फिर क्या चीज है, ड्रॉन ऑन बैंक बी। अब हम बैंक ए ले लेते हैं ICICI भाई, और ये ले लेते हैं HDFC, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, बैंक बी ने रिसीव करा चेक ऑफ ₹15,000, जो कि किसने ड्रॉन करा था, आपका बैंक ए ने, कितने का, 15,000 का। अब आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, सपोज करो ये ICICI वाला बैंक वाला है, ठीक है, इसने बैंक बी जो HDFC है, ठीक है बेटा, HDFC से कोई पर्सन गया, ठीक है,
और उसने आईसीआईसीआई में 10,000 रुपए जमा कर दिए कि भाई मेरा बैंक अकाउंट तो किसमें है, इसमें है, ठीक है, एचडीएफसी में है। तो एचडीएफसी का जो चेक है वो कहाँ गया, आईसीआईसीआई में। तो आईसीआईसीआई ने वालों ने क्या कहा, चलो ठीक है हम कैश आपका एचडीएफसी वाला क्लियर कर देंगे जो चेक लेकर के आए हो। लेकिन आईसीआईसी वाले को बाद में इसकी पेमेंट क्लियर करनी होगी एचडीएफसी की, क्योंकि चेक किसका था, एचडीएफसी का, लेकिन पर्सन कहां लेकर के गया, आईसीआईसीआई में। तो क्या चीज होगा, और वो क्लियर कौन करवाता है, आपका आरबीआई एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब सेम, अब आप ये देख लो, बैंक के आईसीआईसीआई, उसका चेक कहां गया, एचडीएफसी में, जो कि कितने का है, कोई पर्सन लेके गया 15,000 का, ठीक है। अब क्या चीज हुआ, जब एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई का चेक कैश कर दिया है तो वो इसकी पेमेंट भी तो करेगा बेटा, और उसकी पेमेंट कौन करवाएगा, कौन क्लियर करवाएगा, आपका सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ व्हाट, क्लियरिंग हाउस। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश, ताकि क्या चीज हो, किसी पे पैसा बच न जाए, ट्रांसफर ऑफ कैश बचाता है, एंड टू लीव द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी बैंक में जा रहे हो उनका चेक क्लियर हो जाए, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसको कौन करवाएगा, आपका आरबीआई, क्योंकि वो क्या चीज करेगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, बहुत इजी है, ठीक है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा रुड़की वाले सुन लीजिए प्लीज, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये प्लेटफॉर्म है, ये अच्छे से पढ़िए, फ्रेंड से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल पाए, और आउटसाइड रुड़की भी प्लीज शेयर करिए ताकि लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो पहुंचा सकें। आपका सपोर्ट इसी तरह से चाहिए। थैंक यू सो मच।